हम लोग पढ़ रहे हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हम लोग बातें नहीं, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब इसमें कल हमने चित्र बना दिया था कल का। ठीक है, फिर एक बार समझाने के लिए हम बस मोटा मोटी चित्र बना दे रहे हैं ताकि समझाया जा सके तुम लोगों को आसानी से। इसमें एक कांच का पात्र है जिसमें एक कुछ इस प्रकार से एक कांच की नली लगाई गई थी, और इस कांच की नली में क्या लगाया गया था भैया? प्लैटिनम लगाया गया था। प्लैटिनम का एक तार ऊपर से लटकाया गया था। प्लैटिनम का तार ऊपर से एक लटकाया जाएगा, और ये प्लैटिनम की पत्ती है जिसके ऊपर कोटिंग की जाएगी प्लैटिनम ब्लैक की। यहां से हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाएगी एट द एटीएम 1 एटीएम पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। जब हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा, कैसे होगा, ये सारी बातें देखो ध्यान से। ये पूरा जल भरा हुआ, कोई दूसरा केमिकल नहीं है इसमें, केवल जल भरा गया। क्योंकि हाइड्रोजन का निकालना है तो क्या रहेगा भैया? जल ही रहेगा ना, तो केवल जल भरे गए हैं इसमें। एकदम चित्र अगर याद है, परिभाषा अपने आप याद हो जाएगी। कोई कठिन परिभाषा नहीं है बहुत बड़ी इसकी, एकदम हलवा परिभाषा। देखो भैया, ये जल भरा गया है, जल के साथ में ये हाइड्रोजन गैस जा रही है। ये कांच की नली है, कांच की नली है। इसमें हाइड्रोजन गैस आएगा तो गैस तो घुलता नहीं है, जल में निकल जाएगा इस तरीके से बाहर, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। कुछ हाइड्रोजन जो गैस होगी इस प्लैटिनम ब्लैक की पत्ती पर चिपक जाएगी, अधिशोषित हो जाएगी। ये जो अंदर की जो छड़ है जो पतली सी गई है, ये प्लैटिनम की तार है, प्लैटिनम का तार। और ये जो है प्लैटिनम, प्लैटिनस लिख दिए हैं, प्लैटिनम, प्लैटिनम की पत्ती है। ठीक है, और यह जो विलयन है इसकी सांद्रता कितनी है? 1 m हाइड्रोजन आयन सांद्रता का विलयन है। ठीक है, बस इतना सही है जी। इसी की सहायता से ये जो दिख रहा है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसी की सहायता से जितने भी धातुओं का हमने मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात किया था, इसी की सहायता से ज्ञात किया जाता है। लीक सरकाना मंगल मंजन करके फेकअप कोरिसले जो जितने भी मेटल्स के मानक इलेक्ट्रोड विभव हमने लिखे थे, वो सारे के सारे मानक इलेक्ट्रोड विभव इसी की सहायता से ज्ञात किए जाते हैं। किसी भी धातु का, किसी भी धातु का अगर हमें मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना है तो इसी का वो सहायता लेंगे और इसी की सहायता से हम आसानी से क्या कर सकते हैं? ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना? तो चलो पहले परिभाषा लिखते हैं फिर समझा रहे हैं। लिखा जाए परिभाषा, देखो देखो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में प्लैटिनम ब्लैक, प्लैटिनम ब्लैक की कोटिंग की गई, प्लैटिनम ब्लैक की कोटिंग की गई मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में प्लैटिनम ब्लैक की कोटिंग की गई, कोटिंग कोटिंग की गई प्लैटिनम की एक पत्ती होती है,
प्लैटिनम की एक पत्ती होती है। कूटिंग, प्लैटिनम ब्लैक की कू कप, अरे गधा लोग, कूटिंग लिखे हैं सब। इतना गड़बड़ तुम लोग सुन रहे हो। चलो भैया लिखा जा, कहां तक लिखे बच्चा? प्लैटिनम ब्लैक की कुटिंग की गई हुई प्लैटिनम की क्या होती है? पत्ती होती है, जिसे जैसे ऊपर से एक कांच की नली से ढक दिया जाता है। जिसे ऊपर से कांच की नली से ढक दिया जाता है। इस पूरे भाग को इस पूरे भाग को इस पूरे भाग को एक कैपिटल एम हाइड्रोजन आयन सांद्रता वाले एक कैपिटल एम हाइड्रोजन आयन सांद्रता वाले विलयन में डुबो देते हैं। विलयन में डुबो देते हैं। एक कैपिटल एम हाइड्रोजन आयन सांद्रता वाले विलयन में डुबो देते हैं। विलयन में डुबो देते हैं। इसके बाद कांच की नली के ऊपर बने हुए छिद्र की सहायता से इसके बाद कांच की नली की ऊपर कांच की नली में बने हुए छिद्र की सहायता से कांच की नली में ऊपर बने हुए छिद्र की सहायता से एक वायुमंडलीय दाब पर एक वायुमंडलीय दाब पर एक वायुमंडलीय दाब पर सहायता से एक वायुमंडलीय दाब पर हाइड्रोजन गैस को अंदर प्रवाहित करते हैं। हाइड्रोजन गैस को अंदर प्रवाहित करते हैं। हाइड्रोजन गैस को अंदर प्रवाहित करते हैं। हो गया? जिसमें कुछ हाइड्रोजन गैस प्लैटिनम ब्लैक पर अधिशोषित हो जाता है। जिससे कुछ हाइड्रोजन गैस प्लैटिनम ब्लैक पर अधिशोषित हो जाता है। प्लैटिनम ब्लैक पर अधिशोषित हो जाता है। अधिशोषित हो जाता है। हो गया? जिससे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनता है। जिससे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनता है। जिससे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनता है जो H3O पर प्लस के साथ जो H3O पर प्लस के साथ साम्य अवस्था स्थापित करता है। जो H3O पर प्लस के साथ साम्य अवस्था स्थापित करता है। साम्य अवस्था स्थापित करता है। जो H3O पर प्लस के साथ साम्य अवस्था स्थापित करता है। हो गया? स्थापित करता है। जिसके कारण
हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसके कारण हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसके कारण हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैथोड तथा एनोड दोनों का कार्य करने लगती है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैथोड तथा एनोड दोनों का कार्य करने लगती है। कैथोड तथा एनोड दोनों का कार्य करने लगती है। हो गया खड़े पाई। जब यह एनोड का कार्य करती है तो ऑक्सीकरण की विक्रिया प्रदर्शित करती है। जब यह एनोड का कार्य करती है तो ऑक्सीकरण की विक्रिया प्रदर्शित करती है। ऑक्सीकरण की विक्रिया प्रदर्शित करती है। जब यह एनोड का कार्य करती है तो ऑक्सीकरण की विक्रिया प्रदर्शित करती है, और जब यह कैथोड का कार्य करती है तो, और जब यह कैथोड का कार्य करती है तो, और जब यह कैथोड का कार्य करती है तो अपचयन की विक्रिया प्रदर्शित करती है। किसकी विक्रिया प्रदर्शित करती है? अपचयन। क्लियर है ना? अपचयन की विक्रिया प्रदर्शित करती है। चलो भैया समझते हैं, ध्यान से इधर देखा जाए। एनोड पर बोल रहा है कौन सी क्रिया होती है? ऑक्सीकरण की, यानी इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना। तो H2 जो है कुछ इस प्रकार से टूटता है। किसमें टूट जाता है? 2H पर प्लस और प्लस 2E पर माइनस। देखो सब कुछ खेल किसका है? केवल इस H2 का ही तो है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पर रहे तो इसमें हाइड्रोजन ही तो मुख्य है ना। हाइड्रोजन, ये भैया जरा बात ध्यान रखना, क्या हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड हम बना सकते थे? छड़? क्या हाइड्रोजन का छड़ बनाया जा सकता था? ये तो गैस है, छड़ बनाना असंभव है ना। तो इसलिए इसको चिपकाया गया है, और चिपका कर इलेक्ट्रोड बनाया गया है जबरदस्ती इसको, और कार्य करा रहे हैं। अभी आगे लिखना, अभी रुक मत जाना, अभी लिखवाएंगे भी आगे समझाने के लिए। जब यह हाइड्रोजन एनोड का कार्य करती है तो इलेक्ट्रॉन त्याग रही, तो किसके ऊपर इलेक्ट्रॉन त्याग रही है? अर्ध सेल बना रही है पीटी के कारण ना, पीटी पर बना रही है। तो क्या अर्ध सेल बनेगा? H2 अर्ध सेल बना रहा है 2H पर प्लस के साथ, ऐसा ही तो कहेंगे ना कि H2 अर्ध सेल बना रहा है किसके साथ? 2H पर प्लस या H पर प्लस के साथ, ऐसे सिंपल सा कह सकते हैं H पर प्लस के साथ यह अर्ध सेल बना। और कैथोड पर क्या हो रहा है? कैथोड पर ऑक्सीकरण हो रहा है, यानी जस्ट इसका उल्टा लिख देंगे, 2H पर प्लस प्लस 2E पर माइनस इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? H2। यह अभिक्रिया ऑक्सीकरण की, और यह अभिक्रिया किस चीज की हो रही है? अपचयन की। अपचयन की विक्रिया कैथोड पर हो रही है। इसका सेल लिखा जाएगा तो क्या बनाएंगे? पीटी पर अधिशोषित हो रहा है कौन? H प्लस अर्ध सेल किसके साथ? H2 के साथ बना रहा है। क्लियर? इस दो को इधर भेज देंगे तो 1/2 लिखते हैं, वही है। इधर अगर दो को भेज दिया जाए तो क्या लिखा जाता है? 1/2 H2 लिखा जाता है बनाकर। क्लियर है? तो इस प्रकार से सेल बनते हैं, एक कैथोड और एक एनोड का। अब चलो पूरी परिभाषा सुनो ध्यान से। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पहले लिख लो, आगे आगे लिखो। कहां तक लिखे हम लोगों ने? प्रदर्शित करती है। यह दोनों का कार्य करने के कारण इसका विभव शून्य होता है। यह दोनों का कार्य करने के कारण इसका विभव शून्य होता है। इसका विभव शून्य होता है। हो गया? अच्छा, अरे राम, इसका विभव शून्य होता है। चलो समझते, एकदम कुछ नहीं है, हलवा है गाजर का। चित्र अगर याद है सब कुछ अपने आप याद हो जाएगा। क्या हमने कहा? स्टोरी चलो सुनते हैं। हमने कहा कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में प्लैटिनम ब्लैक की कोटिंग की गई।
कुटिंग मतलब इस पर लेप किया जाता है। किसके ऊपर? प्लेटिनम की पत्ती होती है। ये जो प्लेटिनम की पत्ती है इसके ऊपर लेप किया गया है। किसका भैया? प्लेटिनम ब्लैक का। ध्यान समझना, प्लेटिनम ब्लैक का लेप कर दिया गया। तो इसी बात को बताया हमने है कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में प्लेटिनम ब्लैक की कोटिंग की गई हुई प्लेटिनम की एक पत्ती होती है, जिसको ऊपर से कांच की नली से क्या करते हैं? ढक देते हैं। ठीक है। ढकने के बाद बोला गया इसे किसमें रख देते भैया? एक कैपिटल एम हाइड्रोजन आयन सांद्रता वाले विलयन में रख दिया जाता है। इस पूरे को ढकने के बाद एक कैपिटल एम हाइड्रोजन आयन सांद्रता वाले विलयन में क्या करते हैं? हम रख देते हैं। रखने के बाद की बात अब हो रही है कि इस नली के ऊपर बने एक छिद्र की सहायता से हम एक वायुमंडलीय दाब पर, भैया याद करो, एक वायुमंडलीय 25 डिग्री किसमें इस्तेमाल किया जाता है? मानक के लिए ना। हमने मानक के लिए बताया था कि मानक शब्द जहां लग जाता है यानी कि प्रेशर कितना, एक एटीएम, टेम्परेचर कितना, 25, तो टेम्परेचर तो ठीक है होगा 25 पर ही, क्योंकि ये रूम टेम्परेचर पर किया जा रहा। तो एक वायुमंडलीय दाब पर ऊपर से हाइड्रोजन गैस को अंदर प्रवाहित करते हैं। प्रवाहित करते तो कुछ हाइड्रोजन गैस, पूरी नहीं, देखो निकल जा रहा है, इधर ऊपर निकल जा रहा है। कुछ हाइड्रोजन गैस इस प्लेटिनम ब्लैक पर अधिशोषित मतलब चिपक जाएगा। जब चिपकेगा तो ये जो प्लैटिनम की छड़ है ना पूरी रॉड, यह किसका कार्य करेगी? मानक, सॉरी, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। किसका कार्य करने लगेगी? हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोड, यानी यह हाइड्रोजन का एक तार बन गया ऐसा माना जाएगा। किसका तार बन गया? हाइड्रोजन। जैसे डेनियल सेल में कॉपर और जिंक की छड़ लगी होती है ना, तो इसको हम कॉपर का इलेक्ट्रोड कहते हैं। वैसे इसको किसका इलेक्ट्रोड करने लगते हैं हमें? हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड। फिर से रिपीट करें, कुछ हाइड्रोजन गैस प्लेटिनम ब्लैक पर अधिशोषित हो जाता है, जिससे यह क्या बन जाता है? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का कार्य करने लगता है, यह बन जाता है। अब इसी के कारण हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनने के कारण यह इसके साथ साम्यावस्था पर आ जाता है, यह 3O प्लस आयन के साथ। ये कुछ हाइड्रोजन, ये जो जल है ना, जल का सूत्र क्या होगा? H2O। इसमें से यह जो H चिपक रहा है तो कुछ H आयन देगा, यह H आयन आके इसके साथ मिल जाएगा तो क्या बना लेगा? यह 3O पर प्लस हाइड्रोनियम आयन। तो हाइड्रोनियम आयन के साथ साम्यावस्था पर चला जाता है। साम्यावस्था मतलब क्या हुआ? कभी जल कभी हाइड्रोनियम, कभी जल कभी हाइड्रोनियम, दोनों ये बनता रहेगा। जल से हाइड्रोजन, हाइड्रोनियम, हाइड्रोनियम से जल, दोनों बनेगा। तो साम्यावस्था पर आ जाता है। अब साम्यावस्था पर आने का मतलब क्या हुआ? जैसे ही साम्यावस्था पर आता है तो जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ना, यह हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड, यह कैथोड और एनोड दोनों का कार्य करेगा, कभी प्लस तो कभी माइनस, दोनों का कार्य करने लगता है। तो सही कब कैसा कार्य करेगा? अगर प्लस वाले छड़ के साथ गया तो कैसा कार्य करेगा? माइनस, और माइनस वाले के साथ गया तो कैसा कार्य करेगा? प्लस। ये दोनों का कार्य करने लगता है। जब यह एनोड का कार्य करता है तो उसमें ऑक्सीकरण की विक्रिया देता है, और जब कैथोड का कार्य कर रहा है तो कौन सी विक्रिया देता है? अपचयन की विक्रिया देता है। और इसी कारण यह किस विभव पर होता है? इसका विभव शून्य। इसका विभव कैसा होता है? शून्य। शून्य होने के कारण हम किसी दूसरे छड़ का इसकी सहायता से इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कर सकते हैं। अब सोचो कि दो पात्र है, दोनों में छड़ लगा दी गई है अलग अलग, तो दोनों का तो इलेक्ट्रोड होगा ना। तो हम कैसे निकालेंगे गैल्वेनोमीटर से किसका वोल्टेज कितना आ रहा है? पता चल पाएगा? नहीं। एक का विभव शून्य कर देंगे और एक का विभव रहेगा, तो जो भी विक्षेप होगा गैल्वेनोमीटर में वो पता चलेगा कि नहीं इस वाली छड़ का हो रहा है, क्योंकि इसका तो क्या है? जीरो। तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की सहायता से हम सभी धातुओं के इलेक्ट्रोड विभव अथवा मानक इलेक्ट्रोड विभव की क्या करते हैं? गणना करते हैं। इस बात का ध्यान रहे वैसा। ठीक है, बातें समझ में आ गई? चलो उतार लो यार अक्सर। सुनो जी, क्या होगा? कहेंगे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की सहायता से, हेडिंग लिखो अगला नंबर, अगली हेडिंग लिखो, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की सहायता से, सहायता से मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की सहायता से, सहायता से अन्य धातुओं का, अन्य धातुओं के, टाने के लिखना, अन्य धातुओं के इलेक्ट्रोड की
सहायता से अन्य धातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव का अनुमापन चलो भैया चित्र बनाया जाएगा। एक बात बताओ जी, देखो अब ध्यान समझना, हम किसी अन्य धातु के मानक इलेक्ट्रोड विभव की गणना करने चल रहे हैं, तो दूसरे पात्र में क्या लगाएंगे, एक धातु की छड़ लेंगे और उसी धातु की छड़ को उसी के लवण के विलयन में क्या कर दिया जाएगा, डुबो दिया जाएगा। कोई भी धातु की छड़ ली जा सकती है, जिंक की, कॉपर की, निकल की, प्लैटिनम की, जो कोई भी हम ले लें। लेने के बाद ये डिसाइड करेंगे कि वह कैथोड या एनोड का कार्य कर रही है कि किसका कार्य कर रही है। ठीक है, मान लेते हैं कि ये जिंक की छड़ ली गई है और किसके विलयन में डुबोई गई है, ZnSO4। तो भैया एक बात हमने बताया था कि जो जिंक की छड़ होती है वह किसका कार्य करती है, एनोड का कार्य करती है। जब यह एनोड का कार्य करिए तो उसके संपर्क में लगाया गया यह हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोड है यह किसका कार्य करने लगेगा, किसका कार्य करेगा भैया, कैथोड का ना। विभव किसका, शून्य, और ये कार्य कैसा करेगा, कैथोड। यह एनोड का कार्य करे लेकिन विभव कैसा है, माइनस। यह कैथोड का कार्य करेगा लेकिन विभव कैसा भैया, इसका शून्य, जीरो। अब जब जीरो है तो गैलेनोमीटर में जितना विक्षेप होगा वह किसके कारण होगा, अगर गैलेनोमीटर में विक्षेप होगा तो किसके कारण विक्षेप होगा, केवल और केवल जिंक के आयन के कारण होगा ना, जिंक के चार्ज के कारण। क्या इसका चार्ज कुछ है, नहीं। अगर सोचो इसमें भी कोई धातु की छड़ लगा देते, जैसे डेनियल सेल मैंने बनाया था, कॉपर की छड़ अगर इसमें लगा देते, जो विक्षेप होता कैसे पता चलता किसके द्वारा कितना किया जा रहा, पता चल पाता नहीं। तो इसकी सहायता से हम एक विभव शून्य करके दूसरे विभव की दूसरे पात्र में उस धातु को रखकर उस धातु के इलेक्ट्रोड विभव या मानक इलेक्ट्रोड विभव हम क्या कर लेते हैं, आसानी से गणना कर लेते हैं। ये गैल्वेनोमीटर विक्षेप रहा, धारा इधर से इधर चलेगी। जब यह कैथोड का कार्य करेगी तो धारा इधर से इधर चलेगी, और सॉरी एनोड का, और जब यह कैथोड का तो ऐसे ही। अगर यह एनोड और यह कैथोड हो गया तो धारा इधर से ऐसे घूमकर आएगी। सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन कौन त्यागता है कौन देता है। और अब यह सेल क्या पूरा है, क्या कोई बताएगा, क्या यह सेल पूरा है, पूरा कब होगा, जब बीच में क्या लगाया जाएगा, लवण सेतु, क्योंकि वोल्टेज अप डाउन होगा और परिपथ को पूरा करने का कार्य कौन करेगा, हमारा लवण ब्रिज। तो क्या हम इसको डेनियल सेल कहेंगे, कभी नहीं। डेनियल सेल तभी कह सकते हैं जब एक जिंक हो और एक किसका छड़ हो, कॉपर का। जिंक और कॉपर की छड़ तभी डेनियल सेल कहा जाएगा। अगर छड़ें बदल गई तो वह डेनियल सेल नहीं बल्कि गैल्वेनिक सेल होगा। गैल्वेनिक सेल के अंतर्गत आता है डेनियल सेल, सभी सेल आ गए थे, तो ये डेनियल सेल नहीं कहलाएगा। कौन सा सेल कहलाएगा, गैल्वेनिक सेल या वोल्टाइक सेल कहलाएगा। छड़ जब दोनों वही रहे, जिंक और कॉपर, तो ही केवल डेनियल सेल कहेंगे। अगर निकिल कॉपर हो गया, कैडमियम अन्य धातु हो गई, तब वो डेनियल सेल नहीं बल्कि गैल्वेनिक सेल ही सिंपल सा कहेंगे। इसके अंतर्गत क्या भरा जाएगा भैया, लवण सेतु में क्या भरते हैं, लवण सेतु में भरेंगे हम लोग KCl या K2SO4, और यह रहा हमारा लवण सेतु या ब्रिज। लवण सेतु। चलो भैया बनाओ फटाफट। फटाफट बनाओ जी, हेडिंग इधर है। देखो जी चित्र देख लो, कल इसको समझा देते हैं, समय हो चुका है। एक विभव कैसा है इसका, न्यूट्रल है,
दूसरे में उस छड़ को लगा दी गई है, लगाने के बाद तार से जोड़कर गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया गया है। जब इसमें गैल्वेनोमीटर में विक्षेप होगा जिसका, तो किसके द्वारा विक्षेप होगा हमारा भैया? जिंक के छड़ के द्वारा विक्षेप होगा। एक बात बस बहुत बारीकी से ध्यान रखना है, पेपर में अगर बहुविकल्पी में पूछा जाए कि अगर धातु की छड़ एनोड और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड जो है वह कैथोड का कार्य कर रहा, तो धारा किधर से किधर बहेगी? तो धारा हमेशा एनोड से किधर बहती है। अगर धातु की छड़ कैथोड हो गई और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड हो गया, तब किधर से किधर बहेगी? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से धातु की छड़ की ओर विक्षेप होगा। क्लियर हुआ? इस बात का बारीकी से ध्यान रखना, कल इसका पूरा वर्णन करते हैं। आज के लिए इतना है। लिखा जाए, हेडिंग हम लोगों की है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की सहायता से अन्य धातु के मानक इलेक्ट्रोड विभव का अनुमापन, यानी मान की कैसे गणना की जाए। चित्र हमने कल का बना दिया है, परिभाषा समझा देते हैं, चित्र भी समझ में अपने आप आ जाएगा। चलो लिखो, मानक हाइड्रोजन, परिभाषा लिखो फटाफट। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की सहायता से, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की सहायता से हम अन्य धातुओं का मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करते हैं या ज्ञात कर सकते हैं। अन्य धातुओं का मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव शून्य होता है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव क्या होता है? शून्य होता है, जिसके कारण यह कैथोड तथा एनोड दोनों पे कार्य करता है, जिसके कारण यह कैथोड तथा एनोड दोनों का कार्य करता है। दोनों का कार्य करता है। हो गया? दोनों का कार्य करता है। चित्र के अनुसार जब मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड तथा दूसरे पात्र में रखे धातु के इलेक्ट्रोड को गैलेनोमीटर से जोड़ देते हैं। गैलेनोमीटर से जोड़ देते हैं। जिससे गैलेनोमीटर में हुए विक्षेप की सहायता से हम उस धातु का
हम उस धातु का इलेक्ट्रोड विभव हम उस धातु का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कर लेते हैं। हो गया जी, बस यही तो बात थी, और क्या। सिंपल सी बात, यहां पे चित्र बना दिया गया। देखो, हम इसी मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का हेल्प लेकर किसी भी धातु का हम इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? चित्र में बनाया हुआ। कोई कहेगा कि क्यों नहीं दोनों में धातु ले सकते हैं, तो क्या बताओगे रीजन? अगर दोनों में धातु लेंगे तो दोनों का इलेक्ट्रोड होगा, दोनों का कुछ ना कुछ विभव होगा, जिसके कारण इसमें जो विक्षेप होगा पता नहीं चलेगा कि किसका विक्षेप कितना हो रहा। इस वजह से हमें एक तरफ का, एक पात्र का एक टर्मिनल को हमें शून्य करना पड़ता विभव। जब विभव शून्य रहेगा तो कंफर्म है कि धारा किधर बहेगी, जिधर भरा पड़ा उधर से कम वाले की तरफ जाएगी, कंफर्म है। इस वजह से गैलेनोमीटर में हुए विक्षेप की सहायता से हम इस धातु का इलेक्ट्रोड विभव क्या कर लेते हैं, ज्ञात कर लेते हैं। ये तो सिंपल सी बात है। लिखने का कोई इसका, और लिखने की जैसा लिखा हो वैसे परिभाषा लिख सकते हो। लिखने की तुम ऐसे भी कर सकते हो कि ऊपर दिए गए चित्र में दो पात्र होता है, एक पात्र में मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लेते हैं तथा दूसरे पात्र में जिस धातु के इलेक्ट्रोड विभव की गणना करें तो उसको ले लिया जाता है। इसके बाद उसमें लवण सेतु से जोड़कर परिपथ को क्या करते हैं, हमें पूरा कर लेते हैं। लवण सेतु से जोड़कर परिपथ को पूरा कर लेते हैं। इसके उपरांत इन दोनों इलेक्ट्रोडों को, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड तथा धातु के इलेक्ट्रोड को गैलेनोमीटर से क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है। इस स्थिति में मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो विभव होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। अतः गैलेनोमीटर में हुआ विक्षेप केवल किसका होता है, धातु का, धातु के द्वारा उत्पन्न होता है। अतः गैलेनोमीटर में जो विक्षेप उत्पन्न होता है वह केवल किसके द्वारा होता है, धातु की छड़ के द्वारा होता है। इसकी सहायता से ही, उस विक्षेप की सहायता से ही हम उस धातु के इलेक्ट्रोड विभव की क्या कर सकते हैं, गणना कर सकते हैं। बस लिखने के लिए हम कैसे भी समझा बता सकते हैं, जैसे हमने हूबहू लिखा एकदम वैसे ही लिखो एकदम। हमें अनुमापन करना है, मतलब हमें मान कैसे निकालें ये बताना है केवल। हम कैसे बता सकते चित्र को देखकर ना। बातें समझ में आई कि नहीं आई? आगे कोई दिक्कत है? सिंपल सी बात है कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की सहायता से अन्य धातु का हम इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कर सकते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव निकाल सकते हैं। क्योंकि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव क्या होता है, शून्य होता है। शून्य होने के कारण ये कैथोड एनोड दोनों का क्या करेगा, कार्य करेगा। कैथोड का भी, एनोड किस पर डिपेंड करेगा, बगल वाले पर। बगल वाला एनोड है तो ये कैथोड, बगल वाला कैथोड है तो ये कैसा कार्य करेगा, एनोड का कार्य करेगा। ठीक है ना। अब इसको कहा गया कि दूसरे पात्र में धातु की छड़ लगाकर इन दोनों के तारों को, टर्मिनल को गैल्वेनोमीटर से जोड़ देते हैं, और गैल्वेनोमीटर में जो विक्षेप होगा वह विक्षेप इस धातु के इलेक्ट्रोड के विभव के द्वारा होता है। अतः वही इसका इलेक्ट्रोड विभव कहलाएगा। मामला खत्म। कोई कठिन है क्या? किसी को कुछ पूछना हो इसमें बता दो। जिंक जिंक लगा सकते हैं, कॉपर कॉपर लगा सकते हैं, कोई भी धातु की छड़ लगा सकते हैं और हम निकाल सकते हैं। दैट्स ऑल। कठिन मामला है? चलो अगली हेडिंग की तरफ बढ़ा जाए। क्लीन कर देना। जिस धातु की छड़ रहेगी उसी धातु के लवण का विलयन रहेगा। व्हीट स्टोन सेतु, व्हीट स्टोन सेतु व्हीट स्टोन सेतु। चित्र भी कोई नहीं बनाएगा।
तुम लोग तो पढ़े होगे ये सब फिजिक्स में, जरा बता दो क्या है? हैं? अभी नहीं पढ़े हो विद्युत वाला? जब पूछने की बारी आएगी तो पढ़वे नहीं किए रहोगे तुम लोग। चलो बनाओ जल्दी जल्दी बनाओ, सब आ रहे हैं। हैं? वह लाइन छोड़ी जा। अरे भैया पहले चित्र बनाओ, परिभाषा नीचे लिखवाएंगे ना, अब बेइज्जती है भैया। जल्दी बनाओ। अब देखो ये व्हीट स्टोन सेतु, ये फिजिक्स की बातें हैं, हम लोग केमिस्ट्री में नहीं करते, केमिस्ट्री में दोनों चलेगा, फिजिक्स में भी पढ़ोगे। क्या है? बहुत आसान हलवा टॉपिक है जी। कहेंगे व्हीट स्टोन सेतु में काम क्या करता है? यह अज्ञात, ये एक्स हमने लिखा है, एक्स का मतलब यह अज्ञात प्रतिरोध है, जिसके प्रतिरोध की गणना करनी है हमें। यहां पे कोई प्रतिरोध लगा सकते हैं या फिर वैद्युत अपघट्य पदार्थ। हमें हमें तार का निकालना पड़ना है क्या? नहीं, हमें किसके बारे में पढ़ना है? लिक्विड के बारे में, वैद्युत अपघट्य के प्रतिरोध के बारे में पढ़ना है। तो इस व्हीट स्टोन सेतु की सहायता से तार का प्रतिरोध अथवा वैद्युत अपघट्य पदार्थ के प्रतिरोध की क्या कर सकते हैं? हमें गणना करते हैं इस व्हीट स्टोन सेतु के। तुम लोगों को परिभाषा कहानी की जैसे सुना रहे, अभी याद करके अपने से लिख लोगे। व्हीट स्टोन सेतु की सहायता से अज्ञात, यह क्या भैया? अज्ञात प्रतिरोध है। किसका अज्ञात प्रतिरोध है? तार का हो सकता है या फिर वैद्युत अपघट्य पदार्थ का। ठीक है ना? तार या वैद्युत अपघट्य पदार्थ के प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है। व्हीट स्टोन सेतु में R1, R2, R3 तथा X को एक दूसरे से क्रमशः गैलेनोमीटर, कुंजी तथा बैटरी से क्या करते हैं? हमें जोड़ देते हैं। बैटरी ये तो है, बैटरी से जोड़ देते हैं, ठीक है ना? जिसमें R1, R2, R3 ज्ञात प्रतिरोध है। R1, R2, R3 कैसा प्रतिरोध है? ज्ञात प्रतिरोध है। R2 पे देखो तीर लगाए हैं, तीर का मतलब यह परिवर्तनीय होता है, हम परिवर्तित कर सकते हैं इसको, इसके प्रतिरोध को हम बदल सकते हैं। देखे होगे, अगर लैब में कभी जाओगे तो देखोगे इस प्रकार से होता है, इस पर कुंजियां लपेटी होती है तार की, ठीक है ना? एक इस तरीके से बना होता है, जिसमें हम प्रतिरोध को आगे पीछे क्या कर सकते हैं? खसकाएंगे, खसका कर हम प्रतिरोध फिक्स कर सकते हैं, कितना प्रतिरोध हमको चाहिए, 1 ओम का, 2 ओम का, 3 ओम का, 4 ओम का, कितने ओम का प्रतिरोध चाहिए, हम इसको सेट कर सकते हैं। कितना तक सेट करेंगे? परिवर्तनीय प्रतिरोध है, और एक्स क्या है? अज्ञात प्रतिरोध। R2 को हम इस प्रकार सेट करते हैं, ध्यान सुनो, R2 को हम इस प्रकार सेट करते हैं कि गैलेनोमीटर में जो विक्षेप हो वो कैसा हो जाए? शून्य हो जाए। गैलेनोमीटर में जो विक्षेप है वो कैसा हो जाए? शून्य हो जाए। तो इस स्थिति में हम व्हीट स्टोन सेतु समीकरण की सहायता से, समीकरण क्या है? R1 बटा के R2 x बटा के R3, अर्थात x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? R3 इंटू R1 बटा के R2। इस व्हीट स्टोन सेतु समीकरण की सहायता से हम अज्ञात प्रतिरोध या अज्ञात वैद्युत अपघट्य पदार्थ के प्रतिरोध की क्या कर सकते हैं? हमें गणना कर सकते हैं। कठिन था? सुनो, पहले लिख लो फिर सुनाते हैं। चलो पहले लिखो फटाफट रफ्तार से। व्हीट स्टोन सेतु, व्हीट स्टोन सेतु की सहायता से, व्हीट स्टोन सेतु की सहायता से अज्ञात प्रतिरोध, अज्ञात प्रतिरोध या वैद्युत अपघट्य पदार्थ के प्रतिरोध, वैद्युत अपघट्य पदार्थ के प्रतिरोध की गणना की जाती है।
की गणना की जाती है। इस सेतु में R1 R2 R3 तथा X प्रतिरोध को R1 R2 R3 तथा X प्रतिरोध को R1 R2 R3 तथा X प्रतिरोध को एक दूसरे से क्रमशः गैलेनोमीटर कुंजी तथा बैटरी से जोड़ दिया जाता है। कुंजी तथा बैटरी से जोड़ दिया जाता है। बैटरी से जोड़ दिया जाता है। हो गया। 35 R1 R2 R3 ज्ञात प्रतिरोध है। R1 R2 R3 ज्ञात प्रतिरोध है जिसमें R2 परिवर्तनीय प्रतिरोध है। जिसमें R2 परिवर्तनीय प्रतिरोध है। जिसमें R2 कैसा प्रतिरोध है? परिवर्तनीय प्रतिरोध है। हो गया भैया? परिवर्तनीय प्रतिरोध है तथा X अज्ञात प्रतिरोध है। खड़ी पाई पैराग्राफ चेंज करके हम R2 को इस प्रकार सेट करते हैं कि इस प्रकार सेट करते हैं कि गैलेनोमीटर में शून्य विक्षेप उत्पन्न हो जाए। गैलेनोमीटर में शून्य विक्षेप उत्पन्न हो जाए। गैलेनोमीटर में शून्य विक्षेप उत्पन्न हो जाए। तो हम शून्य विक्षेप उत्पन्न हो जाए तो हम व्हीटस्टोन सेतु समीकरण की सहायता से अज्ञात तार या वैद्युत अपघट्य पदार्थ के विलयन की वैद्युत तार या वैद्युत अपघट्य पदार्थ के विलयन के प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर है बच्चा? प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। चलो देखा जाए, एकदम आसान है, कहानी है। कोई चीज कहानी के तरीके से आप करोगे सारी बातें याद है। चित्र है, दिमाग में घुसा लो ये चित्र पूरा। ठीक वैसे ही जैसे फिल्म में देखा था कि नागिन फोटो खींच लेती है पूरा नाग के मारने वाले, इसे समझ लो कि ये तुम्हारे लिए है, ठीक है, दुश्मन है, परीक्षा दुश्मन है, उसका सामना करना। तो ये फोटो खींच लो, पेपर में दिख गया, छोड़ने का नहीं है, तुरंत काट कर इसको पहुंचा देना है। ठीक है, क्या कहना भैया? कहा जाएगा कि ये व्हीटस्टोन सेतु है, इसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले अज्ञात प्रतिरोध
या वैद्युत अपघट्य पदार्थ के प्रतिरोध की गणना कर सकते। किसमें इस्तेमाल होता है पहले ये बताएंगे, उसके बाद क्या कहेंगे, कहेंगे इस सेतु में R1 R2 R3 तथा X चार क्या है भैया प्रतिरोध है, चारों के चारों प्रतिरोध है। इन प्रतिरोधों को क्रमशः एक दूसरे से गैल्वेनोमीटर से, कुंजी से और किससे जोड़ दिया गया, बैटरी से जोड़ दिया जाता है, जिसमें R1 R2 R3 ज्ञात प्रतिरोध है, मतलब हमको पता है कि कितना होगा, कितना 2 ओम 4 ओम जितना भी हो, ठीक है ना, होगा। परंतु जिसमें R है R2 है, यह कैसा है परिवर्तनीय प्रतिरोध, हम परिवर्तित करेंगे, ठीक। और X क्या है अज्ञात प्रतिरोध। हम R2 को ऐसे सेट करते हैं खसकाकर, उस प्रतिरोध पर लाकर सेट करते हैं मान पर कि गैल्वेनोमीटर विक्षेप कितना दिखने लगे, शून्य। विक्षेप मतलब कैसे विक्षेप पता चलेगा पता है, इसमें ऐसे कांटे बने होंगे, ऐसे कांटा बनाऊंगा 0 1 2 3 4 1 2 3 4। अगर इधर या दाएं बाएं जा रहा है तो हम तब तक इसको खसकाएंगे कि धीरे धीरे खसकते खसकते किस वाले कॉलम पर आ जाए, 0 वाले कॉलम पर आ जाए। इधर भी होता है 1 2 3 4, इधर होता है 1 2 3 4 5 ऐसे होता। तो ये कांटा ऐसे ऐसे कर रहा होगा, जैसे मीटर का कांटा होता है, जिसको हम 0 पर लाकर रोकेंगे, खसकाएंगे तब तक जब तक ये 0 पर आकर रुक न जाए। जब 0 पर आकर रुक जाएगा, मान लेते ये 3 ओम था पहले, ये 5 ओम था, और इसको खसकाते खसकाते आगे पीछे खसकाते खसकाते यह 7 ओम पर जाकर सेट हो गया, 7 ओम पर जाकर सेट हुआ, जिसमें विक्षेप कितना हुआ शून्य। जैसे शून्य विक्षेप आ जाएगा तो क्या कर रहा है कि व्हीटस्टोन सेतु समीकरण की सहायता से हम अज्ञात तार का प्रतिरोध या फिर वैद्युत अपघट्य पदार्थ का विलयन का प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। देख लो भैया R3 का मान कितना हो गया 5, R1 का मान कितना हुआ 3, R2 का मान कितना हुआ 7, 5 3 15, 15 बटा के 7, 7 गुना के 14, 10 होगा, 7 एकम 7, 3 7 7 चौक 28, ये होता चला जाएगा। यानी 1.2.14 ओम किसका मान आ गया अज्ञात प्रतिरोध का। क्लियर है ना, कठिन है आसान हलवा है, उतार लो जी एक सूत्र, आसान टॉपिक थी ना।